इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भारत के शासकों द्वारा बनवाई गई कुछ शानदार इमारतों को। ये जानकारी हमने ली है कक्षा 7 एनसीईआरटी इतिहास के अध्याय 5 से। कैसे उन्होंने मस्जिदों, किलों, मकबरों के जरिए अपनी शक्ति, अपनी श्रद्धा और संस्कृति दिखाई, और हाँ, कैसे भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का एक अनूठा मेल देखने को मिला। चलिए इन पत्थरों में जो कहानियां छिपी हैं उनकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि ये शासक इतनी भव्य, इतनी विशाल इमारतें आखिर बनवाते ही क्यों थे? किताब में तो है शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक आस्था, संस्कृति को बढ़ावा देना, लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, ये इमारतें सिर्फ प्रतीक नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर की अर्थव्यवस्था के इंजन भी थी एक तरह से। आप सोचिए, इन्हें बनाने में हजारों कारीगरों, मजदूरों को रोजगार मिला होगा। पत्थर तराशने से लेकर जड़ाई तक कितनी ही नई नई तकनीकें भी तो विकसित हुई होंगी। अच्छा, हाँ, ये पहलू तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, तो ये शासक की शक्ति का कई लेवल पर प्रदर्शन था, राजनीतिक भी, धार्मिक भी, सांस्कृतिक भी और हाँ, आर्थिक भी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कराने का एक जरिया थी, एक स्थायी विरासत बनाने की कोशिश थी। और दिलचस्प बात यह है कि इमारत जितनी भव्य होती थी, शासक का कद उतना ही ऊंचा माना जाता था। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरह का स्टेटमेंट था जो सदियों तक अपनी कहानी कहता रहे। इसी सिलसिले में दिल्ली के कुतुब मीनार का जिक्र आता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसका क्या महत्व था उस समय, क्या मकसद था? कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत की स्थापना का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ये महज एक मीनार नहीं, बल्कि दिल्ली पर एक नई सत्ता के आगमन की घोषणा थी, एक ऐलान था। कुछ मानते हैं कि यहाँ से अजान दी जाती थी, पर इसका प्रतीकात्मक महत्व शायद उससे कहीं ज्यादा था। अच्छा, हाँ, ये आसमान छूती हुई मीनार नए शासकों के दबदबे और इस्लाम की विजय का निशान थी। और ये बात भी गौर करने लायक है कि इसे 2 शासकों ने मिलकर पूरा किया। हाँ, ऐबक और इल्तुतमिश। जी, ये दिखाता है कि शुरुआती सल्तनत काल में सत्ता कैसे बदल रही थी। थोड़ी अस्थिरता थी शायद, लेकिन निर्माण का काम जारी रहा और ये अपने आप में शासन की निरंतरता दिखाने का एक प्रयास भी था। ये बात तो सही है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की राजनीति और सत्ता संघर्ष का भी एक गवाह है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़कर अगर मुगल काल की बात करें, तो शाहजहां का बनवाया दिल्ली का लाल किला एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ। इसके वास्तुकला में क्या खास है? किताब में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के इस्तेमाल का जिक्र है। ये चुनाव क्यों? कोई खास वजह है? लाल किला मुगल वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक शानदार नमूना है, इसमें कोई शक नहीं। शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बदली, तो उसने इसे सिर्फ एक किले के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक पूरे शाही शहर किला ए मुबारक के रूप में बसाया। ओह, किला ए मुबारक। जी, बाहरी दीवारों और कई इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये उसे एक शाही रुतबा और मजबूती देता है, जो सीधे सीधे बादशाह की ताकत का प्रतीक है। हाँ। लेकिन अंदर खास जगहों पर, जैसे दीवाने आम या दीवाने खास, वहाँ सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। हाँ, मैंने देखा है। वो नफासत, पवित्रता और शाही शानो शौकत को दर्शाता है। तो ये रंगों और पत्थरों का चुनाव महज सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि सत्ता और रसूख के अलग अलग पहलुओं को उजागर करने के लिए था, सोच समझ के किया गया था। इसमें आपको प्रशासनिक दफ्तर मिलेंगे, शाही रिहाइश गाहां, बाग बगीचे, बाजार, सब कुछ एक सुरक्षित 4 दीवारी के अंदर। यानी पत्थर भी अपनी जुबान में कहानी कह रहे थे। लाल पत्थर ताकत की, तो संगमरमर नफासत की। कमाल है। और फिर आता है वो नाम जो शायद दुनिया भर में भारत की पहचान बन चुका है, ताजमहल। जी, इसे भी शाहजहां ने बनवाया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। इसे अक्सर प्रेम का प्रतीक कहा जाता है ना? हाँ, प्रेम का प्रतीक तो ये है ही, बिल्कुल। और इसी रूप में दुनिया इसे जानती भी है। लेकिन वास्तुकला के नजरिए से देखें तो ताजमहल इससे कहीं बढ़कर है, बहुत ज्यादा। ये समरूपता यानी सिमेट्री का एक अद्भुत उदाहरण है। आप इसे सामने से देखिए, किनारे से या पीछे यमुना पार से भी, ये हर तरफ से बिल्कुल संतुलित और एक जैसा दिखता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। और फिर है इसका मटेरियल। राजस्थान के मकराना का वो दूधिया सफेद संगमरमर, क्या कहने। और उस पर जो रंगीन और कीमती पत्थरों की महीन कारीगरी है, जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहते हैं। पिएत्रा ड्यूरा? जी, पिएत्रा ड्यूरा।
ये ऐसी है मानो संगमरमर पर चित्रकारी की गई हो, पर पत्थर से। ये तकनीक वैसे इटली से आई थी, लेकिन भारतीय कारीगरों ने इसे क्या खूब अपनाया और निखारा। सबसे अहम बात, ये फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय वास्तुकला शैलियों का निचोड़ है, एक संगम है। आपको ऊंचे मेहराब, विशाल गुंबद और मीनारें दिखेंगी, ये इस्लामी प्रभाव है। तो साथ ही कमल के फूल जैसे रूपांकन और बारीक नक्काशी भी नजर आएगी, ये भारतीय परंपरा है। ये मुगल साम्राज्य की कलात्मक क्षमता और उनके सौंदर्य बोध का मतलब शिखर है, पीक है। तो ये सिर्फ शाहजहां के प्रेम का नहीं, बल्कि उस पूरे साम्राज्य की कलात्मक और तकनीकी महारत का भी प्रतीक है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। हमने उत्तर भारत में मुगलों की शान देखी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत देखी, लेकिन क्या दक्षिण भारत में भी वास्तुकला की अपनी अलग पहचान बन रही थी? किताब में बीजापुर के गोल गुंबज का जिक्र है। इसकी क्या खासियत है? बिल्कुल, दक्कन की सल्तनतें भी वास्तुकला में किसी से पीछे नहीं थीं। बीजापुर का गोल गुंबज, जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, इसका जीता जागता सबूत है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका विशाल गुंबद, बहुत बड़ा। ये दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक माना जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये अंदर से बिना किसी खंबे या सहारे के टिका हुआ है। सच में? बिना किसी पिलर के? जी हाँ, उस जमाने की इंजीनियरिंग का ये एक बेहतरीन नमूना है। और हाँ, उसकी विस्परिंग गैलरी यानी फुसफुसाने वाली दीर्घा, वो तो गजब ही है। हाँ, सुना है उसके बारे में। गुंबद के ठीक नीचे अंदरूनी हिस्से में एक गोल बालकनी जैसी जगह है। वहां अगर आप दीवार के पास खड़े होकर जरा सा भी फुसफुसाएं तो वो आवाज गूंजते हुए गैलरी के दूसरी तरफ एकदम साफ सुनाई देती है। ये ध्वनि विज्ञान का, अकूस्टिक्स का एक चमत्कार है। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय सल्तनतों की अपनी अलग वास्तुशिल्प परंपराएं थीं और उनका अपना तकनीकी कौशल था। वाह! यानी उत्तर में मुगल अपनी छाप छोड़ रहे थे, तो दक्षिण में आदिल शाही सल्तनत अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखा रही थी। ये विविधता ही तो भारत की खासियत है। अच्छा, इन सभी इमारतों में, चाहे वो दिल्ली में हो या बीजापुर में, एक बात आम है जिसका जिक्र बार बार आता है, वो है भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण। ये मिश्रण हमें किन रूपों में दिखाई देता है? किताब में मेहराब, गुंबद, मीनारें, नक्काशी, बाग, आंगन जैसी बातें गिनाई गई हैं। हाँ, ये सारे तत्व मिलकर ही इंडो इस्लामिक वास्तुकला बनाते हैं। देखिए, नुकीले मेहराब, जिन्हें पॉइंटेड आर्च कहते हैं, और बड़े बड़े गुंबद, ये मध्य एशिया और फारस से आई इस्लामी वास्तुकला की देन थे। मीनारें मस्जिदों का अहम हिस्सा बनी। दूसरी तरफ इमारतों के बीच में खुला आंगन रखने की परंपरा वो भारत में पहले से थी। दीवारों पर बेहद बारीक और खूबसूरत नक्काशी, खासकर फूल पत्तियों, बेल बूटों और ज्यामितीय डिजाइन का इस्तेमाल, ये भी भारतीय परंपराओं में मौजूद था। मुगलों ने इसमें चार बाग शैली को और जोड़ा, यानी 4 हिस्सों में बटा हुआ बाग, जिसमें पानी की नहरें और फव्वारे होते थे। ये बाग सिर्फ देखने में सुंदर और ठंडक देने वाले नहीं थे, बल्कि इन्हें स्वर्ग के बाग की कल्पना, जन्नत के बाग के तौर पर भी देखा जाता था। तो हुआ ये कि कारीगरों और वास्तुकारों ने इन अलग अलग स्रोतों से आए तत्वों को लिया और उन्हें इस तरह मिलाया कि एक बिल्कुल नई, मिली-जुली और खूबसूरत शैली उभर कर आई। ये मिश्रण तो वाकई कमाल का है, लेकिन ये सब बना कैसे? मेरा मतलब है, गोल गुंबज का इतना भारी गुंबद या कुतुब मीनार की वो ऊंचाई, उस जमाने में बिना आज की मशीनों के ये कैसे संभव हुआ होगा? किताब में निर्माण तकनीकों में बदलाव का भी जिक्र है। पहले की शहतीर या टोडा शैली और बाद में चूने गारे का इस्तेमाल, इनमें क्या फर्क था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, शुरुआत में भारत में जो तकनीक ज्यादा इस्तेमाल होती थी उसे शहतीर या टोडा कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रिबिएट या कोबेल्ट। इसमें सीधा सीधा हिसाब था, 2 खंभों के ऊपर एक सीधी पत्थर की पटिया रख दी, यानी शहतीर या बीम, बन गया दरवाजा या खिड़की का ऊपरी हिस्सा। छत बनाने के लिए भी इसी तरह बीम डाले जाते थे। अच्छा, सीधा सा? हाँ, या फिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर थोड़ा आगे बढ़ाकर रखते जाते थे, जिससे धीरे धीरे दोनों तरफ के हिस्से पास आते जाते थे और ऊपर जाकर मिल जाते थे। इसे टोडा या कोबेलिंग कहते हैं। इस तकनीक से बहुत ज्यादा चौड़ी जगह को पाटना, मतलब कवर करना मुश्किल था। लेकिन जब तुर्क और मुगल शासक आए तो वो अपने साथ एक नई तकनीक लाए, सच्चे मेहराब यानी ट्रू आर्च और गुंबद बनाने की कला। तो ये नई तकनीक थी? जी,
और इसे संभव बनाया चूने और गारे यानी लाइम मोर्टार के इस्तेमाल ने। ये बहुत जरूरी था। ये सिर्फ मिट्टी या पत्थर जोड़ने वाला मसाला नहीं था, बल्कि पानी के साथ मिलकर ये पत्थर जैसा सख्त हो जाता था। इसी मजबूती की वजह से मेहराब बनाना मुमकिन हुआ। मेहराब की खूबी यह है कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले वजन को नीचे सीधे खंभों पर डालने के बजाय किनारों की तरफ धकेल देता है। अच्छा, वजन बढ़ जाता है। हाँ, वजन ट्रांसफर हो जाता है। इससे बीच में बिना किसी सहारे के ज्यादा खुला स्थान मिल जाता था। इसी चूने गारे की मदद से विशाल और टिकाऊ गुंबद भी बनाया जा सके। तो तकनीक में यह बदलाव क्रांतिकारी था, मतलब रेवोल्यूशनरी था। इसने वास्तुकला की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और जाहिर इन सब के पीछे हजारों गुमनाम कारीगरों, इंजीनियरों और वास्तुकारों का हुनर और सालों की मेहनत थी। सही बात है। तो तकनीक के विकास ने ही इन भव्य इमारतों को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। चलिए अब इस सारी बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। ये इमारतें जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं, ये हमें अपने अतीत के बारे में क्या सिखाती हैं? किताब कहती है कि ये शासकों की धार्मिक आस्था, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके कलात्मक नजरिए को दर्शाती हैं। आज के दौर में इनका क्या महत्व है? देखिए, ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास की खुली किताबें हैं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इन्हें देखकर हम उस जमाने की राजनीति समझ सकते हैं। जैसे कुतुब मीनार नई सत्ता की घोषणा है, लाल किला शाही ताकत का प्रदर्शन है। हम शासकों की धार्मिक आस्था को मस्जिदों, मंदिरों और मकबरों की बनावट में देख सकते हैं। ये उस दौर की आर्थिक संपन्नता का भी सबूत है। जरा सोचिए, ताजमहल या लाल किला बनाने में कितने संसाधन, कितना धन लगा होगा। हाँ, बेशुमार। और कलात्मक नजरिए की तो ये मिसालें हैं ही। हर इमारत की अपनी शैली है, अपनी खूबसूरती है, जो उस युग के सौंदर्य बोध को दर्शाती है। ये इमारतें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। ये बताती हैं कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और विविध रहा है। ये हमारी साझी विरासत है, जिनका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने कुतुब मीनार से गोल गुंबज तक, लाल किले से ताजमहल तक भारत के कुछ सबसे शानदार ऐतिहासिक इमारतों की एक तरह से यात्रा की और ये समझने की कोशिश की कि ये पत्थर हमें अपने बनाने वालों, उनके इरादों और उनके समय की कहानी कैसे सुनाते हैं। हाँ, और इस चर्चा के अंत में एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी। ये स्मारक बेशक बादशाहों और सल्तनतों की शानो शौकत बयान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जरा उन हजारों गुमनाम कारीगरों, संभ तराशों, मजदूरों के बारे में सोचिए, जिनके हाथों ने, जिनके हुनर और पसीने ने इन आलीशान ख्वाबों को हकीकत बनाया। अगर ये पत्थर अपने बनाने वालों की दास्तान सुना पाते तो वो क्या होती? क्या उनकी कहानियां बादशाहों की कहानियों से कम दिलचस्प होती? शायद नहीं। ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा विचार है।